नमस्कार, मैं हूं आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत मैं करता हूं 69वीं बीपीएससी की इस लेक्चर सीरीज में। लेक्चर शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि आपको करना क्या है। क्या करना है आपको याद ही है, वीडियोस को शेयर करना है। साथ ही साथ अगर आप नए हैं, नया वीडियो देख रहे हैं और ये आप नए छात्र हैं हमारे लिए, हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना कतई नहीं भूलना है। बहुत कम लाइक आता है आप लोगों का, लाइक करना नहीं भूलिए, ठीक है। 69वीं बीपीएससी के रिवीजन सीरीज में जो एमसीक्यूज के माध्यम से हम सॉल्व कर रहे हैं और उस पे हम आ गए हैं आधुनिक भारत के अंत की तरफ। आधुनिक भारत हमारा अंत हो रहा है और हमने कांग्रेस की स्थापना कर ली है और कांग्रेस की स्थापना के पश्चात हम अगली सीरीज में अगला जो लेक्चर देखने जा रहे हैं उसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे जो है कांग्रेस दो अलग अलग धड़े में बढ़ जाती है और एक नरमपंथियों का धड़ा और एक उग्रवादियों एक या गरमपंथियों का धड़ा जो है वो कहलाता था। और तत्पश्चात हम जाएंगे भारत के अंदर होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर, जिसमें हीरोइज्म एक इंडिविजुअल लेवल पे जो हीरोइज्म करने की कोशिश की गई है, एक्ट करने की कोशिश की गई है अलग अलग क्रांतिकारियों द्वारा गुप्त संगठन बना करके, फिर उनके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और फिर भारत के बाहर जिन जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं, जैसे गदर पार्टी की स्थापना करना लाला हरदयाल द्वारा और उनके द्वारा किए गए जो भी गतिविधियां थीं, उनसे संबंधित प्रश्न हम देखेंगे। और भी मैडम भीखाजी कामा ने कैसे जो है भारतीय ध्वज, भारतीय तिरंगा फहराया, या फिर जो है वीडी सावरकर जाते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम भारत से बाहर होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में भी हम जानेंगे। आज बारी है कांग्रेस की स्थापना के पश्चात कांग्रेस द्वारा उठाई जाने वाली कदम, अलग अलग कांग्रेस के अधिवेशन में होने वाली गतिविधियां, कार्य, उनसे संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और मैं फिर से आपको बोलता हूँ, यदि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब तो जरूर करिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाया कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहे जब भी नई वीडियोस आए हमारे चैनल पे। चलिए आपकी तैयारी को एक नया दिशा, एक नई धार देते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। क्या है प्रश्न आधुनिक भारत के इस नए लेक्चर में? चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न क्या कहता है देखें जरा सा। तो पहला प्रश्न है द मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, सॉरी, द मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, ओके, फाइट द मेथड ऑफ, सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। द मेथड ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स ऑफ कांग्रेस वाज, कांग्रेस के नरमपंथियों के आंदोलन की पद्धति थी। ऑप्शन ए है नॉन कोऑपरेशन, ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ऑप्शन सी है फेवरेबल डिकम्पोजिशन, डी है नॉन बिलेबल। कांग्रेस के नरमपंथियों के आंदोलन की पद्धति थी, हिंदी में देखते हैं, असहयोग, संवैधानिक आंदोलन, अनुकूल अपघटन, गैर बिल अयोग्य। कांग्रेस जब स्थापित की जाती है तो कांग्रेस के अंदर नरमपंथी धड़ों का वर्चस्व होता है। इन नरमपंथी नेताओं को नरमपंथी क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी जो तरीके हैं काम करने के, वो बड़े नरम स्वभाव के हैं, जो बड़े कहते हैं ना मॉडरेट स्वभाव के हैं। कैसे? ये अंग्रेजों को अपना शत्रु नहीं समझते, ये अंग्रेजों को अपना मित्र समझते हैं और ये मानते हैं कि अंग्रेजों को भारतीय लोगों की वास्तु स्थिति पता नहीं है, तो हमें उन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहिए। हम उन्हें अब स्मरण दिलाएंगे, उन्हें याद दिलाएंगे बार बार कि किन किन क्षेत्रों में क्या क्या करना चाहिए। हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमारी बात मानेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे। तो नरमपंथियों ने कौन सा तरीका अपनाया? नरमपंथियों ने अपनाया प्रार्थना करने की। नरमपंथियों का तरीका क्या था? प्रार्थना का, प्रेयर का। ये प्रार्थना पत्र लिखते थे।
ये प्रार्थना पत्र लिखते थे। इसके अलावा ये बार बार संस्मरण पत्र लिखते थे, याद दिलाए थे, स्मरण पत्र लिखते थे, सॉरी संस्मरण में बोल रहा था, स्मरण पत्र लिखते थे, रिमाइंडर, बार बार रिमाइंडर, अंग्रेजों को याद दिलाना कि हमें ये चाहिए, हमारी मांगों को मंजूर किया जाए। शिष्टमंडलों को भेज करके अपनी मांगों को रखते थे, ज्ञापन सौंपते थे। कहने का मतलब यह है कि नरमपंथी धड़ा आंदोलन में विश्वास नहीं रखता था, अंग्रेजों के विरोध में विश्वास नहीं रखता था। उनको लगता था कि अंग्रेज यदि नाराज हो जाएंगे तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस पर ही प्रतिबंध लगा दें। नया नया जन्म हुआ है कांग्रेस का, एक अखिल भारतीय संस्था है, और नवजात होते ही यदि इस पर एक तरीके से इसका दमन कर दिया जाए तो फिर ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएगी। तो नरमपंथियों ने कौन सा तरीका अपनाया? यही कारण है कि शुरुआती दौर में अंग्रेजी शासन भी समर्थन कर रही है कांग्रेस का। उन्हें लगता है कि चलो कांग्रेस के थ्रू भारतीय लोगों का गुस्सा निकलेगा, भारतीय लोगों की मांगे निकलेंगी, एक विद्रोह खड़ा नहीं होगा, उनके असंतोष को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा कांग्रेस। यही कारण है कि कांग्रेस के ऊपर यह आरोप भी लगता है कि यह अंग्रेजों के दिमाग की उपज है। डफरिन जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उनके दिमाग की उपज होने की इन पर आरोप लगती है। ठीक है, ये जो तरीका है अपनाई जाती रही नरमपंथियों द्वारा। इनका मानना था कि जो संवैधानिक तरीका है उसे ही हम अपनाएंगे, गैर संवैधानिक तरीका अपना करके अंग्रेजों को नाराज रुष्ट नहीं करना है। हालांकि हम देखेंगे कि मद्रास में जो होगा 1887 में जब मद्रास में अधिवेशन होगा तभी से अंग्रेज नाराज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार अंग्रेजों की नीतियों का आलोचना किया जाएगा। अंग्रेजों की नीतियों को लेकर के पहली बार इसमें झलक दिखेगी आलोचना का। और अगला 1888 में जो इलाहाबाद में होगा, उस वहां पे तो खुल के अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की जाएगी। तो 1888 ही वो अधिवेशन है जिस समय डफरिन बहुत नाराज हो जाता है और कांग्रेस को कई तरह की बातें कहता है, एक तरह से आलोचना करता है। कांग्रेस का नाम देता है कि यह भारत के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, एक छोटी सी माइनॉरिटी ग्रुप है, सिर्फ उन्हीं को ये रिप्रेजेंट करती है, और इसके लोग जो हैं वफादार बाबू हैं, ये देशद्रोहियों का संस्था है। उसने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस जो है वो देशद्रोहियों का संस्था है, इसके लोग वफादार बाबू हैं। ठीक है, तो शुरुआती दौर में जो हम नीतियां देखेंगे नरमपंथियों का, वो नरमपंथियों का नीति रहा संवैधानिक तरीका अपना करके प्रार्थना पत्र लिखना, शिष्टमंडलों द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपना, स्मरण पत्र लिखना, खुल के एजिटेशन, खुल के विरोध कभी नहीं करेंगे ये। ठीक है, तो कौन सा तरीका हो जाएगा? कांग्रेस के नरमपंथियों के आंदोलन की पद्धति थी असहयोग, संवैधानिक आंदोलन, अनुकूलन, अपघटन या गैर बिल अयोग्य। तो ये क्या हो जाएगा? संवैधानिक आंदोलन, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन हमारा करेक्ट आंसर है। बी नंबर होगा असहयोग, क्योंकि ये सहयोग के साथ या सहयोग नहीं करेंगे शुरुआती दौर में, या अंग्रेजों का सहयोग करेंगे और उनका सहयोग करके उनसे सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए उन्होंने बजाबते एक कमेटी बनाई थी, जो कमेटी ब्रिटेन में काम कर रही थी, ब्रिटेन में कांग्रेस के पक्षों को रख रही थी और कांग्रेस के पक्ष में खवा बनाने का कार्य कर रही थी, क्योंकि वहां से भी समर्थन चाहिए था कांग्रेस को, सिर्फ भारत से समर्थन नहीं चाहिए था। ठीक है, तो शॉर्टकट में इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
अभी लेक्चर तो इस पे हो नहीं सकता, है ना। तो प्रश्न संख्या 1 हो गया। दूसरे प्रश्न के ऊपर यदि चलें तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स लेड टू द स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन द इमरजेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी और चरमपंथी का उदय हुआ? ऑप्शन ए है स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी है क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन डी है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में जो है दो धड़ा निकल के आता है कांग्रेस में, एक जो है नरमपंथियों का और एक गरमपंथी या उग्रवादी कह सकते हैं, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब ये एक्सट्रीमिस्ट वर्ड से बड़ी खतरनाक कल्पना आती है, एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी। तो ये वर्ड एक्सट्रीमिस्ट जो यूज हुआ है ना, कंपैरिजन में यूज किया गया है मॉडरेट्स के। इसके अगर मूल वर्ड के मूल जो मीनिंग में जाओगे ना तो फिर वो बातें नहीं समझ में आएंगी। एक्सट्रीमिस्ट का यदि आप कल्पना के तौर पे देखेंगे, उग्रवादी, तो उग्रवादी सुन के ये आता है कि ये हिंसा करते होंगे, बंदूक से चलाते होंगे, लोगों को मारते होंगे, किसी प्रकार का आतंकवादी घटना करते होंगे। नहीं, ये हम मॉडरेट्स के, नरमपंथियों की तुलना में जो इनकी नीतियां रही हैं वो ज्यादा आक्रामक रही हैं। जहां पे नरमपंथियों का जो तरीका था वो संवैधानिक रहा, वो अंग्रेजों को खुश करने का रहा। इसको इसीलिए कहा गया राजनीतिक भिक्षावृत्ति। अरविंदो घोष ने क्या कहा, जो नरमपंथियों का तरीका है वो क्या है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का है। हम भिक्षा मांगते हैं, भीख मांगते हैं। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल, ये साथ ही साथ अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय भी हैं इसमें, बाल गंगाधर तिलक हैं, अजीत सिंह हैं। ये ऐसे नेता हैं जो ये मानते हैं कि हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी, हमें विरोध करना होगा, हमें बहिष्कार करना होगा, हमें मोर्चे निकालने होंगे। जबकि नरमपंथी कहते हैं ना 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 ना, अंग्रेजों को नाराज मत करो, उन्हें खुश करके उनके सामने अपनी मांगों को रखो, नाराज होगा तो बड़ी बवाल हो जाएगा। अपने इस पे भी बहस किया जा सकता है कि क्या उनका शुरुआती दौर में यह तरीका अपनाना सही नहीं था। क्या नरमपंथी नेता यदि शुरुआती दौर में ही आक्रामक रुख रखते हैं तो क्या अंग्रेज ताला नहीं मार दिया जाता कांग्रेस के दरवाजे पर, शटर नहीं बंद कर दिया जाता अंग्रेजों द्वारा? शिशु अवस्था में था, उसी वक्त हत्या कर दी जाती कांग्रेस की। तो इस पे अलग बहस किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक्सट्रीमिस्ट जब वर्ड, उग्रवादी शब्द या गरमपंथी की बात जब हम करते हैं तो गरमपंथी तो ऐसा होता है कि हमेशा गुस्सा में रहते होंगे, हमेशा जो है बवाली होंगे, बवाल मचाते होंगे। ऐसा कुछ नहीं। ये नरमपंथियों की तुलना में इनका नीति, इनका तरीका, इनका तौर तरीका जो है राजनीति करने का, वो थोड़ा आक्रामक रहा। ये किन नीतियों पर विश्वास करते हैं? बहिष्कार, पैसिव रेसिस्टेंस। अरविंदो घोष ने एक थ्योरी दिया, एक सिद्धांत दिया, पैसिव रेसिस्टेंस, निष्क्रिय विरोध। निष्क्रिय विरोध क्या था? निष्क्रिय विरोध था भाई, अब घर में देखो जी, आपको काम करने का मन नहीं है, तो काम करने का मन नहीं तो आप ठान के बैठ गए। अब मम्मी बोल रही है जाओ थोड़ा सा सब्जी लेके आ जाओ, हम ठाने हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहा, निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय होके अब मम्मी को बेटा ने मम्मी को बोला, पापा को बोला कि मुझे आईफोन दिला दो, नहीं, पापा ने बोला कि आईफोन चाहिए तुमको, दे ला दे ला दे लपड़। अब बेटा ठान के बैठा हुआ, निष्क्रिय हो गया, हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम खाएंगे ही नहीं। तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, छोड़ दो, जब भूख लगेगी तो खुद खाएगा, है ना। निष्क्रिय होकर विरोध जता रहा है, वो खा नहीं रहा है लड़का, वो पढ़ नहीं रहा है, वो कोई कार्य नहीं कर रहा, बोला जा रहा है थोड़ा सा आके दूध लेते आओ, नहीं देंगे, नहीं लाएंगे। तो निष्क्रिय होकर विरोध कर रहा है, वो आक्रामक होकर विरोध नहीं कर रहा है वो, है ना।
वो अपने गुस्से को जाहिर कैसे कर रहा है? असहयोग, एक तरह से इसमें असहयोग का ही भावना है ना। पहली बार जो असहयोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नॉन कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, और ये पहली बार देखेंगे स्वदेशी में अपनाया जाएगा। तो यहां पर हमने तुलना किया कि नरमपंथियों की तुलना में कैसी नीति रही है। जुलूस निकालो, विरोध करो, हड़ताल करो, बहिष्कार करो, ये नरमपंथियों के नजर में बहुत बड़ा अपराध था। तो यहां पर नरमपंथी गरमपंथियों को साइडलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त भी जिस समय कांग्रेस में एक नया धड़ा निकल रहा है एक्सट्रीमिस्ट के रूप में, उस वक्त भी कांग्रेस के ऊपर नरमपंथियों का ही प्रभाव है, क्योंकि बहुमत ही उनका है। फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, दिनेश वाचा या बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग, ये सारे जो हैं नेता वो नरमपंथी हैं, जबकि अभी उग्रवादी नेताओं में कुछ गिने चुने लोग ही हैं। हालांकि उनका प्रभाव बहुत कमाल का दिख रहा है, और उग्रवादियों के उत्कर्ष में बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो कौन सा वो आंदोलन था जहां से स्पष्ट रूप से नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच में भेद होना शुरू हो गया, दोनों के बीच में एक तरह से बंटवारा हो गया, डिवीजन हो गया नीतियों को लेकर के? क्योंकि जहां उस आंदोलन को लेकर के नरमपंथी अपनी नीतियों को लागू करना चाहते थे, वहीं उग्रवादियों का मानना था कि आपने इतने सालों से अपनी नीतियों को लागू करके देख लिया है, अब हमारी नीतियों की बारी है और हम अपनी नीतियों के अनुसार से स्वदेशी आंदोलन चलाना चाहते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए कैसे इस मूवमेंट को रन किया जाए, कैसे इसको सफल बनाया जाए और किन नीतियों को अपना करके किया जाए, इस बात को लेकर के दोनों ही गुटों में मतभेद हो जाता है। मनभेद नहीं, मतभेद होता है, और वहां से जो है सीधे सीधे जो है कांग्रेस दो धड़े में बटा हुआ दिखने लगता है। वो कौन सा आंदोलन? अभी मैंने बात करी स्वदेशी आंदोलन। ये पहला 1857 के पश्चात पहला ऐसा आंदोलन था, तो एक जन आंदोलन के रूप में था। ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसने एक लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में कमाल का रोल अदा किया। क्या छात्र हो, क्या जो है मध्यम वर्गीय शहरी क्षेत्र के लोग हों, क्या ग्रामीण क्षेत्र के, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रभाव बहुत कम रहा, यहाँ तक कि महिलाएं भी, ऐसी आंदोलन रही जहां पे महिलाएं भी बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग लेती हैं। तो इस आंदोलन ने गांधी जी के आने के पहले ये पहला ऐसा आंदोलन था जो जन आंदोलन था। हालांकि इसके सफलता असफलता पर चर्चा किया जा सकता है, लेकिन इसने कमाल का रोल अदा किया भारत में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में। राष्ट्रीयता की भावना उद्वेलित हो गई, एकदम उफान मार रहा था लोगों के अंदर, वो चाहे हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो। और यही वो दौर था जब हम देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही मुस्लिम लीग की स्थापना होगी लॉर्ड कर्जन के प्रेरणा से, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे फूट डालो राज करो की नीति जब बात आती है तो लॉर्ड कर्जन का नाम जो है पहले नंबर पे आता है, क्योंकि इन्होंने कई ऐसी नीतियां अपनाई जिसने भारतीय मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दूर करने का काम किया। हालांकि एक बहुत छोटा ही सेक्शन था मुसलमानों का जो मुस्लिम लीग को समर्थन करता था, और ये 1940 के दौर तक ऐसा रहेगा, बाद में स्थितियां बदलेंगी। तो ये जो है प्रश्न का आंसर क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ही वो आंदोलन था जिसमें नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच विभेद हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स वर फ्रॉम। अधिकांश नरमपंथी नेता थे, कहां से थे? रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्र, बोथ फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरिया, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से, पंजाब या पंजाब से। देखो जी, अंग्रेजों की शिक्षा की नीति ने, मैकाले की जो शिक्षा नीति रही, उस मैकाले की शिक्षा नीति ने भारत में एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग तैयार किया है। मैकाले की जो शिक्षा नीति है और बाद में चल के वुड डिस्पैच जो आया 1854 में, उसने भारत में शिक्षा की एक नई क्रांति जगाई और भारत में एक नया शिक्षित एडुकेटेड मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा फौज खड़ा हो गया, जिसने
पश्चिमी विचारधारा को सीखा है, समझा है, वो शिक्षा ग्रहण की है जिसमें स्वतंत्रता की समझ है, बराबरी की, इक्वालिटी की समझ है, समाजवाद की समझ है, समाज की समझ है, क्योंकि उसने पश्चिमी विचारकों के बातों को बहुत गहन अध्ययन, विचारकों का गहन अध्ययन किया है। तो भारत में मैकाले की शिक्षा नीति ने जो है एक क्लर्क वर्ग पैदा तो किया, शिक्षित वर्ग तो पैदा किया ही। मैकाले की शिक्षा नीति का क्या एक मूल कारण था, उसके पीछे उद्देश्य क्या था कि भारत में हम ऐसा एक पीढ़ी तैयार करें जो पहनावे से अंग्रेजियत हो, पहनावे से भले भारतीय दिखे लेकिन मन से और दिमाग से साइकोलॉजिकली वो क्या हो, अंग्रेज हो जाए। और साथ ही साथ हम भारत में एक नया क्लर्क वर्ग खड़ा करेंगे जो हमारे कार्य को नीचे, जो नीचे के कार्य हैं, जो फाइल्स के वर्क हैं वो करेंगे, ऊपर के कार्य हम कर लेंगे, जो हायर पोस्ट के जो कार्य हैं। हालांकि बाद में आईसीएस के थ्रू भारतीयों का भी सिलेक्शन होना शुरू होगा, लेकिन शुरुआती दौर में तो इनका यही उद्देश्य था कि भारत में हम क्लर्क वर्ग तैयार करेंगे। तो इन्होंने तैयार किया, लेकिन क्या सभी शिक्षित भारतीयों को नौकरियां मिल रही थी? क्या सभी शिक्षित भारतीयों को रोजगार मिल रहे थे? कुछ ही लोग थे जिन्हें नौकरियां मिल रही थी। तो इन शिक्षित वर्गों में एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जो बेरोजगार था, और जब वो बेरोजगार था तो उस बेरोजगारी के दौर में उसने चीज़ों को बहुत माइन्यूटली समझा है, बहुत जो कैसे जो है उस पर विचार करने का उनको टाइम मिला। अंग्रेज जो अपने यहाँ नीतियों को लागू कर रहे हैं और कहते हैं कि हम भारत में भी हम उन्हीं नीतियों को लागू करते हैं, उनके बीच उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया और फिर अपनी मांगों को रखना शुरू किया कि नहीं भाई साहब, आप ऐसा नहीं करते, आप अपने यहाँ तो कुछ और लागू करते हैं नियम, हमारे यहाँ तो कुछ और लागू करते हैं नियम, ऐसे नहीं चलेगा। तब जाकर के उन्होंने अपनी मांगों को रखना शुरू किया। तो ये जो नया शिक्षित वर्ग है उसका जो सबसे बड़ा जो एक सेक्शन है बहुत पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, वो कहाँ रहता है? वो रहता है शहरी क्षेत्रों में। वो रूरल एरियाज में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। वही लोग हैं जो शहरों से पढ़ करके जाके गाँवों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल कर रहे हैं, तो उनकी संख्या कम है। ज्यादा संख्या किनकी है? ये वो शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय लोग हैं जो शहरों में निवास करते हैं। चाहे आप फिरोज शाह मेहता का एग्जाम्पल ले लें, महादेव गोविंद रानाडे का एग्जाम्पल ले लें, आप केटी तिलंग का एग्जाम्पल ले लें, आप बदरुद्दीन तैयब जी का एग्जाम्पल ले लें, दादा भाई नौरोजी का एग्जाम्पल ले लें, ये सारे किस क्षेत्र से आते हैं? ये सारे शहरी क्षेत्र से आते हैं, ये शहरों में निवास करने वाले लोग हैं। अच्छा, आप जब बहुत केयरफुली देखेंगे तो इसमें पारसियों का, जब धार्मिक स्तर पे देखेंगे कि किन किन का क्या रोल रहा, तो वहाँ पर हमें पारसियों का एक बहुत बड़ा योगदान दिखेगा भारत की स्वतंत्रता संग्राम में। उस पर कभी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स वर फ्रॉम, अधिकांश नरमपंथी नेता कहाँ से बिलोंग करते थे? ये नरमपंथी नेता कहाँ से? शहरी क्षेत्रों से। बी हमारा आंसर होगा, अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे। बहुत कम ही लोग ऐसे शिक्षित थे जो गांव से बिलोंग करते थे। तो आइए प्रश्न देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? Who among the following demanded self-rule to India continuously since 1904? निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत के लिए स्वशासन की मांग की? अर्थात 1904 में पहली बार स्वशासन की बात उठती है ये तब जब 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का जो वहाँ पे सम्मेलन हुआ, और इसमें कौन जाता है? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1904 में स्वशासन की मांग यहीं उठाई थी, यहीं पे स्वशासन की मांग उन्होंने करी थी। और उसके पश्चात अगले ही साल 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है, बनारस अधिवेशन होता है। और बनारस अधिवेशन में कौन है? बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में यहाँ पे डिमांड, गोपाल कृष्ण गोखले, और यहाँ पे डिमांड किया जाता है कांग्रेस द्वारा पहली बार, कांग्रेस के मंच पर पहली बार 1905 में
स्वशासन की मांग की जाती है। तो व्यक्तिगत स्तर पे दादा भाई नौरोजी ने ही 1904 में स्वशासन की मांग कर दी थी। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी होने के तौर पे पहली बार 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वशासन की मांग रखता है, और आपको पता ही है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, और कलकत्ता अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष होते हैं, और यहाँ पर स्वशासन की मांग को स्वराज के मांग में बदल दिया जाएगा गर्मपंथियों की प्रेशर में। तो यहाँ पर स्वराज की बात की जाएगी, पहली बार दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज की बात की जाएगी, और ये भी इसलिए क्योंकि गर्मपंथियों का प्रेशर बहुत था नरमपंथियों के ऊपर, क्योंकि अभी तक नरमपंथियों की सारी जो है कोशिशें नाकामयाब हो गई हैं, उनके तौर तरीके नाकामयाब हो गए हैं। तो लोगों के बीच में जो गर्मपंथी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके विचार ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं कि आपके विचारों को, नरमपंथियों के विचारों को हमने इतने सालों तक आजमा के देख लिया, एक बार गर्मपंथियों के विचारों को भी हम आजमा के देख लें। खास तौर पे छात्र और युवाएं जो हैं, युवा जो यूथ्स हैं, वो काफ़ी आकर्षित है उग्रवादियों के विचारों पर, उग्रवादियों के नीतियों पर। लेकिन इनसे भी मोह भंग होगा, देखेंगे उग्रवादियों से जब युवाओं का मोह भंग होगा तभी जाकर के क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ेंगी, तब जाकर के हीरोइक एक्टिविटीज जो है इंडिविजुअल लेवल पे बढ़ेंगी। हालांकि चलिए, इसमें तो पहली बार तो क्या होगा, मैंने बताया 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस द्वारा। तो क्या होगा 1904 में, किस क्या आंसर है? ऑप्शन है एस एन बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन बी है अरविंदो घोष, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, और ऑप्शन डी हमारा आंसर दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में मांग की थी स्वशासन की। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अच्छा, इसमें जो हमारे इसके संस्थापक है, कांग्रेस के जो संस्थापक हैं, कौन? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम साहब का लक्ष्य क्या था? एओ ह्यूम साहब ने किन लक्ष्यों के साथ कांग्रेस की स्थापना की थी? एओ ह्यूम जो 1885 से, एओ ह्यूम आपको पता होना चाहिए कि एओ ह्यूम 1885 से लेकर के 1906 तक 22 सालों तक, 22 साल तक कांग्रेस के सचिव रहते हैं। क्या रहते हैं? कांग्रेस के सचिव। यही कारण है कि जब 1912 में जब इनकी मृत्यु होगी तो इन्हें जो गया में, जो बांकीपुर में होगा बिहार में पहला अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष आर एन माधोलकर होंगे, तो 1912 में जो अधिवेशन होगी उसमें कांग्रेस का पिता कहा जाएगा ऑक्टेवियन ह्यूम को, एओ ह्यूम को। तो इनका लक्ष्य क्या था? एओ ह्यूम क्या चाहते थे? एओ ह्यूम चाहते थे कि जैसे आयरलैंड में स्वशासन की आंदोलन चल रही है, ठीक वैसा ही स्वशासन का आंदोलन भारत में भी चले। ये भारत से अंग्रेजी शासन को नहीं समाप्त करना चाहते थे। आयरलैंड का स्वशासन का क्या डिमांड था? आयरलैंड में जो स्वशासन का आंदोलन चल रहा था, होम रूल आंदोलन, जिसको होम रूल मूवमेंट भी कहते हैं आयरलैंड का, वहां पे होम रूल मूवमेंट में क्या डिमांड था कि अंग्रेज रहें, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करते हुए आंतरिक जो व्यवस्था है, इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाउंड्री के अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कंट्रोल आयरलैंड के लोगों के हाथों में दे दिया जाए। बाकी आर्मी हो, फॉरेन रिलेशन हो, कम्युनिकेशंस हो, बाकी सारी जो अपर लेवल की चीजें हैं वो अंग्रेज अपने हाथ में रखेंगे, लेकिन इंटरनल जो व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था, बाउंड्री के अंदर जो भी सरकार चलती है, उसका कंट्रोल किसके हाथ में दिया जाए? आयरलैंड के लोगों के हाथ में लिया जाए। वो होम रूल मूवमेंट था। यही चाहते थे एओ ह्यूम भी कि कांग्रेस भी इसी के लिए लड़े, स्वशासन की मांग, ठीक वैसे ही जैसे आयरलैंड में होम रूल की मांग चल रही है। ठीक है, तो ये तो एओ ह्यूम की बात हो गई, मुझे बीच में याद आ गया तो मैंने सोचा कि बता दूं मैं। तो अब अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ एक्सट्रीमिस्ट लीडर? निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? अच्छा, बिपिन चंद्र पाल। अब नाम आप जानते हैं, लाल बाल पाल, सॉरी, लाल बाल पाल। ये तीनों ही जो है कैसे नेता हैं? उग्रवादी, नरमपंथी। इसके अलावे लाल से क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। पाल से क्या हो जाएगा? आपको पता ही है। इसमें जिसकी प्रिपरेशन, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, उसको हम रिवाइज करा रहे हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर है। आप इसको अगर देखें तो आपको आपके कई सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगी, जो बेसिक लेवल पे भी नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी
वो कुछ जानना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, उसके लिए भी ये लेक्चर कमाल की होगी। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इसको कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, बाल को बाल गंगाधर तिलक। और पाल मतलब क्या हो गया? बिपिन चंद्र पाल। पाल मतलब क्या हो गया? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। अच्छा, इन तीनों का अलग अलग किस किस क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में इनका प्रभाव रहा है, तो देखेंगे बाल गंगाधर तिलक का महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव रहा है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं राष्ट्रीयता को, नेशनलिज्म को जागृत करने में लोगों के। लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय का पंजाब के क्षेत्रों में प्रभाव है। इसके अलावा लाला लाजपत राय के एक और साथी हैं, नाम है इनका अजीत सिंह, वो भी पंजाब में काम करते हैं और ये भगत सिंह के चाचा हैं, भगत सिंह के चाचा हैं अजीत सिंह, ठीक है। और पाल, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, इनका प्रभाव कहाँ पे है? इनका प्रभाव बंगाल में है। इनका प्रभाव कहाँ पे है? बंगाल में। तो एक बहुत बड़े हिस्से पे इनका प्रभाव दिखता है। साथ ही साथ और कुछ उग्रवादी नेताओं के बारे में जान लें। अरविंदो घोष, अरविंदो घोष जो है, अरविंदो घोष जो है वो जो है बहुत ज्यादा आक्रामक रहे हैं अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध में। उसके अलावा जो है ये कुछ ऐसे, ये 4 नेताओं का नाम आपको आपके जुबान पे होना चाहिए। ये प्रमुख 4 नेता हैं, 4 नहीं 5 नेता का मैंने नाम बता दिया। इसके अलावा कुछ, ये तो गर्मपंथी नेता हो गए। अब नरमपंथियों में यदि हम देखें, नरमपंथियों में देखें तो नरमपंथियों में कौन कौन से नेता हो जाएंगे? नरमपंथी में पहला तो क्लियर नाम है, वो क्या है? दादा भाई नौरोजी। ये तो कम नाम आना ही आना है, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद कौन है? उसके बाद जो है फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। उसके बाद कौन है? ये कुछ प्रमुख नाम है, नेता तो बहुत सारे हैं जो नरमपंथी भी और गर्मपंथी भी है, लेकिन जो एग्जामिनेशन में पूछता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो फिरोज शाह मेहता हो गया। उसके अलावा कौन है? उसके अलावा MG रानाडे हो गए। उसके अलावा कौन है? उसके अलावा जो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो गए, SN बैनर्जी हो गए। उसके अलावा कौन है? व्योमेश चंद्र बैनर्जी हो गए, WC बैनर्जी, जो पहले अध्यक्ष थे, तो WC बैनर्जी। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी नहीं, बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए, और उसके बाद कौन है? उसके बाद बहुत ऐसे नेता होंगे जैसे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग, KT तेलंग भी जो है वो क्या है? KT तेलंग भी जो है वो आपके नरमपंथी नेता ही है। तो इस प्रकार से इन नेताओं का नाम, आपको प्रमुख नेताओं का नाम याद रखना है। अब प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एक्सट्रीमिस्ट लीडर, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी नेता है, एक्सट्रीमिस्ट है। ई से मैं सूचित कर देता हूं। महादेव गोविंद रानडे का नाम कहां पे आया है? नरमपंथियों में आया है, तो नरमपंथी नेता हो जाएंगे। नरमपंथी मतलब नरमपंथी में मॉडरेट्स, एम से मैं सूचित कर देता हूं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आया, SN बैनर्जी, तो ये भी नरमपंथी नेता है। और अरविंदो घोष क्या है? एक्सट्रीमिस्ट है। तो इस लिस्ट में 2 एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं और 2 मॉडरेट्स हैं, 2 उग्रवादी हैं और 2 नरमपंथी हैं। तो उग्रवादी नेता नहीं है, तो 2 नहीं है ना, 2 नहीं है। कौन कौन नहीं है? महादेव गोविंद रानडे नहीं है और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? क्या होना चाहिए? होना चाहिए उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। अच्छा, ये प्रश्न होता कि निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता है, तो उग्रवादी नेता है तब भी उपरोक्त में से एक से अधिक होता। क्यों? बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष जो है इसमें उग्रवादी नेता जो है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न भी देखते हैं हम लोग। ओके, तो नेताओं का नाम इसलिए याद रखना है कैटेगरी वाइज, ताकि आपको पता हो कि कौन से ग्रुप में कौन नेता है आ रहा है। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, देखे जरा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, हु अक्यूज्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचिका और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो ये कौन है जो कहता है कि कांग्रेस एक याचिका करने वाली संस्था है, भीख मांगने वाली संस्था है, बेगिंग इंस्टीट्यूट है? हालांकि कई जगह आपको अलग अलग आंसर दिख जाएगा, लेकिन ये तीनों का ही इसमें रोल है, खासतौर पे बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष। तो कई जगह बेगिंग इंस्टीट्यूट्स की बात हम करें, तो बेगिंग इंस्टीट्यूट की बात करें या पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की बात करें, याचिका करने वाली संस्था या राजनीतिक भिक्षावृत्ति की बात करें,
तो ये जो वर्ड है खास तौर पे ये यूज किए गए हैं अरविंदो घोष द्वारा। किसको द्वारा किया गया है? अरविंदो घोष द्वारा यूज किया गया है। इसी को डिस्क्राइब किया इन्होंने। कौन नेता? तो ऑप्शन देखते हैं। लाला हरदयाल। लाला किसने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रार्थना और याचिका में विरोध पर बिलीव करने वाली राजनीति करती है? तो लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह। तो इसमें एक्सट्रीमिस्ट नेता कौन है? एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन है? उग्रवादी नेता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यह प्रार्थना करती है, याचिका करती है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति मांगती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखें जरा सा कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कुछ यूं है जो आपके सामने हाजिर किए देता हूं मैं और आप उसको सॉल्व करें। चलिए, चलो भाई। ओके, हु कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस अ बेगिंग इंस्टीट्यूट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा है? अभी अभी मैंने इधर लिखा भी है, भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा है? बीसी पाल, बीजी तिलक, अरविंदो घोष। हालांकि ये तीनों ही आंसर आना चाहिए क्योंकि तीनों ही इस पर एकमत थे, एक सहमत थे, लेकिन इस वर्ड को खासतौर पे यूज करने वाले कौन नेता हैं? तो अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने इसे भीख मांगने वाली संस्था कहा है। अरविंदो घोष जो है उन्होंने कहा है कि यह भीख मांगने वाली संस्था है, बेगिंग इंस्टीट्यूट है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या हो गया? कौन हो गया? अरविंदो घोष हो गए जिन्होंने इनको कहा है कि यह क्या है? बेगिंग इंस्टीट्यूट है, बेगर है ये सारे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इंडियन नेशनल मूवमेंट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर, है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उग्रवादियों के प्रभाव में आया। कब आया? 1906, 1909, 1914 या 1919? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उग्रवादियों के प्रभाव में कब आता है? यह आंसर है। आपको मैंने पहले ही बताया जब एक प्रश्न आया था कि भाई कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो हिस्सा हो गया, दो धड़ा हो गया, एक उग्रवादियों का, एक नरमपंथियों का। तो मैंने बताया था कि स्वदेशी आंदोलन के वक्त यह जो है सीधे सीधे सामने निकल के आ जाता है कि एक धड़ा उग्रवादियों का और एक धड़ा जो है नरमपंथियों का है, एक नरमपंथी और एक नरमपंथी। तो स्वदेशी आंदोलन के समय में यह होता है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरुआत की जाती है 1906 में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरुआत की जाती है? 1906 में, जो 1908 आते आते कमजोर पड़ जाएगा। 1908 आते आते ये जो है इस आंदोलन का जो है एक तरह से कह सकते हैं नामो निशान मिट गया, क्योंकि 1908 तक सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था जो उग्रवादी धड़े से संबंध रखते थे। तो इसके पीछे के अपने कारण है। जब स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्न आएगा तो उसमें हम देखेंगे। यहाँ पर सीधे बोल रहा है कि उग्रवादियों के प्रभाव में कब आया? तो यह स्वदेशी आंदोलन के समय में आया था। आपको पता ही है कि स्वदेशी आंदोलन किस लिए स्टार्ट किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के स्टार्ट करने के पीछे रीजन ये था कि अंग्रेजों ने, लॉर्ड कर्जन ने 1903 में ही यह घोषणा कर दी थी कि बंगाल का विभाजन होगा। 1903 में ही उन्होंने घोषणा कर दी क्या? बंगाल का विभाजन किया जाएगा। और किस आधार पर उन्होंने घोषणा की? कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, प्रशासनिक दृष्टि से इसको रन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम बंगाल को दो अलग पार्ट में कर रहे हैं ताकि सरकार चलाना आसान हो, प्रशासन चलाना आसान हो। लेकिन उसके पीछे उनका रियल जो मोटिव था वो क्या था? रियल मोटिव ये था कि पूर्वी जब आएंगे तो पूर्वी बंगाल में, जब हम देखेंगे इसको, हम फिर से वापस स्वदेशी आंदोलन के वाले लेक्चर में देखेंगे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल, क्योंकि बंगाल जो है राष्ट्रीयता का एक बहुत बड़ा केंद्र हो गया था, नेशनलिज्म का बहुत बड़ा केंद्र हो गया था। भारत में राष्ट्रीयता का कहीं से प्रादुर्भाव हुआ तो वो बंगाल का नाम लिया जा सकता है बिना कोई शक के। तो वहां पर जो है राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती जा रही थी बंगालियों में, और इसमें शिक्षित मध्यम वर्गीय जो है वर्ग बहुत बड़ा रोल निभा रहा था, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को अपने पक्ष में करते हुए मुसलमानों को एक जो है सपना दिखाया गया कि हम आपके लिए एक नया जो है राज्य खड़ा कर रहे हैं जो पूर्ण रूप से मुस्लिमों का होगा। तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या, यहाँ पे बहुसंख्यक कौन थे? मुस्लिम थे। तो यहाँ पर मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य बनाने की बात थी, रियल मोटिव यही था। जबकि इन्होंने बहाना ये दिया कि हम प्रशासनिक दृष्टि से इसको हम अलग अलग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या बहुमत थी, हिंदुओं की बहुमत थी, लेकिन इसके पीछे एक और लॉजिक भी था। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या तो अधिक थी, लेकिन यहाँ पर बंगालियों को साइडलाइन करने के लिए, बंगालियों को एक तरह से
उनका वजूद खत्म करने के लिए भी एक कोशिश थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब हम आते तो देखते कि भाई यहाँ पर जो है बिहार भी है, यहाँ पर बंगाल का एक हिस्सा भी है और यहाँ पर उड़ीसा का भी एक हिस्सा है। तो उड़िया बोलने वाला भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा जनसंख्या था, करोड़ों में। यहाँ पे जो है हिंदी बोलने वाली जनसंख्या भी रही और लोकल लैंग्वेज बोलने वाली जनसंख्या भी रही, डायलेक्ट जो है। और बंगाली, तो यहाँ पे बंगाली क्या हो जाते हैं, बंगाली जो है वो माइनॉरिटी में चले जाते हैं, बंगाली क्या जाते हैं, माइनॉरिटी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी साजिश थी। तो यहाँ यही वो आंदोलन था जिसमें आंदोलन को किस तरह से चलाया जाए, कि नीतियों को यूज करके चलाया जाए, कि नीतियों के तहत उसको लेकर के जो है नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच में मतभेद हो गया। और एक तरह से सारा का सारा जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन के नाम पर चल रहा था, वो किसके प्रभाव में आ गया, गरमपंथियों के प्रभाव में आ गया। क्योंकि जो जनसंख्या थी, हमारी पॉपुलेशन थी, हमारी जो जनता थी, वो किसके समर्थन में आके खड़ी हो गई, वो गरमपंथियों के, उग्रवादियों के समर्थन में आके खड़ी हो गई। नरमपंथी जो है वो चुप हो गया, अब उनके जुबान पे ताला लगाने के सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो तौर तरीके हैं वो फेल हो चुके हैं। तो अब यहां पर कब होगा आंसर, क्या होगा आंसर, 1906। 1906 हमारा करेक्ट आंसर, 1906 हम के साथ हमारा जाना बनता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जरा। देखेंगे, ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मेजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा। ही लिव्ड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वाज सिलेक्टेड अ मेंबर ऑफ सेंट्रल असेंबली। उन्होंने मेजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे कुछ समय तक अमेरिका में रहे और केंद्रीय असेंबली के सदस्य चुने गए। ऑप्शन ए अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू। स्वदेशी आंदोलन के वक्त ये निर्वासित हो गए थे और निर्वासित होकर के ये अमेरिका चले गए। तो ये कौन है, और मैजिनी इनके राजनीतिक गुरु हैं। मैजिनी क्या है, इनके राजनीतिक गुरु हैं। मैजिनी को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है, इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है। या इसके अलावा इनको और क्या कहा जाता है, इनको और क्या उपाधि दी गई है, इनको पंजाब केसरी की भी उपाधि दी गई है, इनको पंजाब केसरी की। अब ये जान जाइए कौन है, इससे समझ में आ गया होगा कि इनके राजनीतिक गुरु कौन है, मैजिनी है। शेरे पंजाब की उपाधि है या पंजाब केसरी की उपाधि है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है, हम कह सकते हैं कि इन्होंने उग्रवादियों का एक बहुत बड़ा उग्रवादी धड़े में एक बहुत बड़ा रोल निभाया भारतीय राष्ट्रीयता के दौर, भारतीय राष्ट्रीयता को जागृत करने में। इसके अलावा जब ये केंद्रीय असेंबली के भी सदस्य चुने गए थे, ये क्या थे, केंद्रीय असेंबली के भी सदस्य चुने गए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। इसका अनहैप्पी इंडिया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इनका नाम क्या है, अनहैप्पी इंडिया। इसके अलावा इन्होंने एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन 1920 का जो विशेष अधिवेशन था, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, उसकी भी अध्यक्षता की है। तो उग्रवादी धड़े में एकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो कलकत्ता में आयोजित की गई थी, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार करने को लेकर के, जो गांधी जी ने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यहां पर कौन होगा, अब क्लियर हो गया होगा कौन है। पंजाब से कौन है, सॉरी, कौन है पंजाब से, लाला लाजपत राय। आपको पता ही है, लाला लाजपत राय जो है वो पंजाब से बिलोंग करते थे। जब क्षेत्रों पे प्रभाव की बात कर रहा था मैं, तो उसी वक्त मैंने बताया भी था कि पंजाब पे इनका प्रभाव दिखता है। 1928 में इनकी मृत्यु हो जाएगी साइमन कमीशन के विरोध करते समय, जिसमें जो है लाठी चार्ज होता है अंग्रेजों द्वारा। उस लाठी चार्ज में चोट लगती है लाला लाजपत राय को और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर तो मैजिनी इनके क्या है, राजनीतिक गुरु हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखे जरा सा, देखे जरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Who among the following leaders was proponent of स्वदेशी? निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी का समर्थन था। स्वदेशी क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना और स्वदेशी अपनाना, देश के वस्तुओं को अपनाना, देश की शिक्षा को अपनाना, विदेशी शिक्षा का भी बहिष्कार कर देना।
यही कारण है कि स्वदेशी आंदोलन में हजारों और लाखों छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, हजारों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, नौकरियां छोड़ के वो आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर स्वदेशी अपनाने की समर्थक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस या अरविंदो घोष? तो इसमें जो उग्रवादी नेता जहां दिखेंगे वहां पे आंख मूंद करके आंसर लगा देना है, क्योंकि शुरुआती दौर में आंदोलन करने के पक्ष में नरमपंथी धड़े के नेता तो नहीं है, कतई नहीं है। चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, चाहे कोई भी नरमपंथी धड़े का नेता हो, उन्होंने आंदोलन का विरोध किया, लेकिन नरमपंथियों के गर्मपंथियों के प्रेशर में कि भाई आप जो अब चुप रहिए, आपका दौर खत्म हो गया, आप लोगों ने करके देख लिया। 1900 देखो जी, क्यों नरमपंथियों को चुप होना पड़ा? क्योंकि 1903 से लेकर के 1905 तक सैकड़ों याचिका पत्र और प्रार्थना पत्र लिखा नरमपंथियों ने कि बंगाल का विभाजन नहीं किया जाए, लेकिन उतने सैकड़ों प्रार्थना पत्र लिखने के बावजूद भी अंग्रेजों के कान पे जू नहीं रेंगा। तो कहां से इनकी नीतियां सफल रही उस समय? यही कारण है कि ये प्रेशर में आते हैं और गर्मपंथियों के बातों को मानना स्वीकार करते हैं। तो यहां पर देखेंगे क्या कि स्वदेशी का समर्थन कौन करेगा, उग्रवादी नेता कौन है इसमें? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस या अरविंदो घोष? सुभाष चंद्र बोस तो बहुत बाद में आएंगे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे। यहां पर आंसर होगा अरविंदो घोष। अरविंदो घोष हमारा आंसर होगा, अरविंदो घोष इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इनको संज्ञा दी गई भारतीय शांति के जनक, और यही कारण है कि यह पसंद नहीं आया इस नेता को और इन्होंने केस कर दिया बोलने वाले के ऊपर। जो जिस बंदे ने बोला था, जिसने अपने लेख में लिखा था कि भारत में अशांति के जनक जो है ये नेता हैं, और नेता का नाम अभी खुलेगा, आपको पता भी होगा वो नेता कौन है। तो अब इन्होंने मानहानि का केस कर दिया और मानहानि का केस लड़ने लंदन चले गए। हालांकि वो हार गए, और इस केस में अंग्रेज कैसे अपने लोगों को जीत हारने देता? तो ये नेता हार जाते हैं अपना पक्ष मानहानि का और वापस आ जाते हैं। तो ये नेता जो है कमाल का नेतृत्व इन्होंने दिया कांग्रेस को। इनकी हमेशा से इस बात पे विश्वास रही है कि हमें अपने अधिकार लेने होंगे, हमें अपने स्वराज्य का हक लेना पड़ेगा, कोई देने वाला नहीं है। अंग्रेज देने नहीं जा रहे हैं स्वयं से, हमें छीनना होगा अपना हक। इन्होंने एक फेमस कोट कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और आप समझ गए होंगे ये कौन है ना? बाल गंगाधर तिलक। सही आपने समझा। इन्हें पूर्ण रूपेण विश्वास था कि हमें अंग्रेजों के का विरोध करना चाहिए, हमें बहिष्कार करना चाहिए, हमें अंग्रेजों को बायकॉट कर देना चाहिए, हम एकदम साइडलाइन करना होगा इनको। कितने हैं जनसंख्या में? मुश्किल से पूरे भारत में 1 लाख है, बायकॉट करो इनको। ठीक है ना? यही कारण है कि वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा। इनके इनके जो विचार हैं, इनकी जो नीतियां हैं, उन इन नीतियों पे के समर्थक हैं, उनको लेकर के वैलेंटाइन सिरोल ने इनको क्या कहा? भारतीय शांति के जनक। तो कौन हो जाएगा? एओ ह्यूम नहीं, दादा भाई नौरोजी नहीं, बीजी तिलक। ठीक है ना? उग्रवादी नेता ही होगा, नरमपंथी नेता तो नहीं होगा भारतीय शांति के जनक। तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा गया? भारतीय शांति का जनक। किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। उनका भी नाम अभी आएगा, उनका भी नाम देखते हैं हम लोग। हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? आ गया यहाँ पे। तिलक भारतीय शांति के जनक हैं, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन ए ही है, वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय शांति का जनक कहा है। लुई फिशर नहीं होगा, वेब मिरर नहीं होगा, लॉर्ड रीडिंग नहीं होगा। क्या होगा? वैलेंटाइन शिरोल हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चला जाए ना? चलते हैं अगले प्रश्न। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। Who among the following said, I am interested in Tilak and as a Sanskrit scholar and advocated to give mercy to Tilak after the sentence? निम्नलिखित में से किसने कहा मैं एक संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में रुचि रखता हूं और तिलक की सजा के खिलाफ दया की वकालत की? आपको मैं बता दूं कि
उग्रवादी धड़े ने, जो गर्मपंथी धड़ा है, उसके प्रेशर में आकर के, उसके दबाव में आकर के नरमपंथी धड़े ने समर्थन तो कर दिया स्वदेशी आंदोलन का, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन इस वक्त भी कांग्रेस में नरमपंथियों का ही प्रभाव दिखता है। चाहे आपने देखा होगा 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें भी नरमपंथी धड़ा ही अपना अध्यक्ष चुनता है। चाहे वो 1906 का अधिवेशन हुआ, वहां भी नरमपंथी धड़ा दादा भाई नौरोजी ही अध्यक्ष बनते हैं। चाहे वो 1907 का रास बिहारी घोष का अध्यक्ष की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन हो, वहां भी नरमपंथियों का ही प्रभाव दिखता है। तो नरमपंथियों का प्रभाव खत्म नहीं हुआ, लेकिन उनकी नीतियों पर जो समर्थन मिलना चाहिए वो समर्थन मिला नहीं जनता का। यही कारण है कि उग्रवादी धड़े का समर्थन करना पड़ा उन्हें। अंग्रेजों ने एक सपना दिखाया नरमपंथी धड़ों को। 1908 आते आते नरमपंथियों को सपना दिखाया गया कि देखो जी, 1909 में ना एक हम अधिनियम बना रहे हैं। 1909 का भारत शासन अधिनियम आपको पता है। उसमें आप अपनी डिमांड्स दें, आपकी सारी डिमांड्स को मानी जाएगी वहां पे, लेकिन आपको स्वदेशी आंदोलन से अपना पक्ष लेना पड़ेगा, समर्थन वापस लेना पड़ेगा, स्वदेशी आंदोलन बंद करना पड़ेगा। जब हम देखेंगे कि 1900 एक तरह से नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में जो समझौता था, एक दूसरे का समर्थन करने का, उसको तोड़ने की कोशिश थी। फूट डालना था अंग्रेजों को, कांग्रेस के अंदर फूट डालना था, और उसमें कामयाब हुए। उन्होंने नरमपंथियों को अपने पक्ष में किया, यह सपना दिखा करके 1909 के शासन अधिनियम में आपके सारे डिमांड्स को माना जाएगा। काहे को आप इतना कर रहे हैं? 1909 तक आते आते यह भी क्लियर हो गया था। इनफैक्ट 1908 के दौर में ही आते आते यह क्लियर हो गया था कि बंगाल का विभाजन अब नहीं होगा। बस इसके घोषणा की देरी थी। 1911 में हुआ भी, जब दिल्ली दरबार आयोजित होगा तो यह घोषणा किया भी जाएगा, बंगाल का विभाजन रद्द किया जाएगा। और तभी मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों को जो पूर्वी बंगाल मिला नहीं, तभी मुसलमानों को खुश करने के लिए 1909 के शासन अधिनियम में सेपरेट इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी गई, ताकि किसी बहाने तो मुसलमान खुश हों। खैर, अब यहां पर जब नरमपंथियों ने स्वदेशी से अपना समर्थन वापस ले लिया, अर्थात अब उग्रवादी नेता जो ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो गर्मपंथी नेता हैं, वो एक तरह से अकेले पड़ गए। जब अकेले पड़ गए तब अंग्रेजों ने इनका दमन करना शुरू किया, इनको गिरफ्तार करना शुरू किया। अरविंदो घोष, उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनको भी एक षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की गई। हालांकि वहां से वो बरी हो गए, और बरी होने के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया राजनीति से, और वो चले गए पौंडीचेरी में उन्होंने आश्रम खोल ली। तो उसके बाद हम देखेंगे कि अरविंदो घोष सक्रिय राजनीति से वो संन्यास ले लेंगे। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को निर्वासित कर दिया गया, देश से बाहर कर दिया गया। यही वो वक्त है जब वो अमेरिका जाते हैं, और बाल गंगाधर तिलक को उनके पत्रिका केसरी में लिखे गए एक लेख के आधार पे उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया, और देशद्रोह का मुकदमा लगा करके 1908 में उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। कितने वर्ष की सजा दी गई? 6 वर्ष की सजा दी गई, और उन्हें बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? बर्मा के मांडले जेल में। और यही मांडले जेल में उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य लिखी। संस्कृत के महान विद्वान थे। इसी कारण से ये स्टेटमेंट हम देखेंगे, जिसमें इस व्यक्ति ने कहा है कि मैं एक संस्कृत विद्वान के रूप में तिलक में रुचि रखता हूं, और तिलक के सजा के खिलाफ उन्होंने दया की वकालत की, बोले कि इसी तिलक को की सजा माफ कर देनी चाहिए। हालांकि माफ नहीं की जाएगी। ये कौन व्यक्ति है? एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो भारत के इतिहास को एक नए
दृष्टिकोण से इसने लिखने की कोशिश की, भारत के पक्ष को लिखने की कोशिश की। ये कौन व्यक्ति है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स या ह्यूम? ये व्यक्ति है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने कहा है कि मैं एक संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में रुचि रखता हूं, उनकी सजा माफ कर देनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये सिर्फ 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन बताने के लिए 4 घंटे का लेक्चर हो सकता है, लेकिन पता चला कि आपका डेटा खत्म हो गया, आप बोर हो गए, आप खुद बोलेंगे एमसीक्यूज पढ़ा रहे हैं या लेक्चर पढ़ा रहे हैं, है ना? तो फिर हम एमसीक्यूज के थ्रू ही, एमसीक्यूज पे ही टिक रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। Which militant leader of freedom struggle was sentenced to 6 year imprisonment in 1908? स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को 1908 में 6 वर्ष की कारावास सुनाई गई थी? अभी अभी आंसर हुआ था, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन चेक करते हैं। बिपिन चंद्र पाल नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन भी हमारा सही है, बाल गंगाधर तिलक। इन्हें ही 6 वर्ष की सजा दी गई। ठीक है ना? तो 6 वर्ष की सजा मिलेगी बाल गंगाधर तिलक को, जहां वर्मा के मांडले जेल भेजा जाएगा। और वर्मा के मांडले जेल में ही इन्होंने क्या लिखी? मांडले जेल में लिखी गीता रहस्यम। अब आते हैं, अगला प्रश्न अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण में चरमपंथियों द्वारा, ये चरमपंथी, आज के वक्त के चरमपंथी से मतलब निकालिएगा। मैं बार बार बोलता हूं, जब चरमपंथी वर्ड या उग्रवादी वर्ड, जब गर्मपंथी धड़ा की बात जब की जाती है तो उनका तुलना किया जाता है नरमपंथियों से, उनकी नीतियों का, उसके आधार पर उनको चरमपंथी कहा गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण में चरमपंथियों द्वारा निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया गया था? पहला ऑप्शन है प्रोमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस गुड्स बाय प्रोमोटिंग इंडिजिनस गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स। आयातित वस्तुओं की तुलना में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देकर के स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो ये तो सही है कि होना चाहिए, लेकिन प्रारंभिक चरण में मूल विचार क्या था? मूल विचारों की खोज की जा रही है। उस मूल विचार में ये सब्सिडियरी विचार था, एक सहायक विचार था कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। आयातित वस्तुओं को की तुलना में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिलना चाहिए, है ना? और स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए तो आयातित वस्तु कम हो जाएंगे। तो ये मूल विचार नहीं थे इनके। अगला देखेंगे, संवैधानिक तरीकों और याचिकाओं के बजाय आक्रामक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। ये वाला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है कि हम संवैधानिक तरीका नहीं अपनाएंगे, हम याचिका नहीं दायर करेंगे, हम प्रार्थना पत्र नहीं लिखेंगे, हम शिष्टमंडल भेज करके ज्ञापन नहीं सौंपेंगे, हम करेंगे विरोध, हम करेंगे बहिष्कार, हम करेंगे हड़ताल, हम निकालेंगे जुलूस, है ना? हम करेंगे निष्क्रिय विरोध, है ना, पैसिव रेसिस्टेंस। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, बी नंबर हमारा आंसर सही है। देश की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, ये तो कतई नहीं है। और चौथा है सैन्य विद्रोह द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त क्रांति का आयोजन करना। ये ऑलरेडी 1857 में हो चुका और फेलियर था। ये कोई सशस्त्र विद्रोह पर जो है, अब कोई देखेगा चरमपंथी तो तुरंत डी नंबर लगा देगा अगर नहीं कॉन्सेप्ट पता है। सैन्य विद्रोह करना या विद्रोह करना, ये विद्रोह करना चाहते थे लेकिन अपने तरीके से करना चाहते थे, जो बहिष्कार और विरोध के तौर पे था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संवैधानिक तरीकों और याचिकाओं के बजाय आक्रामक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना, यही इनका मूल उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इंडियन मुस्लिम्स इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू द मिलिटेंट मूवमेंट बिकॉज ऑफ। सामान्यतः भारतीय मुसलमान उग्रवादी आंदोलन की तरफ आकर्षित नहीं हुए। भारतीय मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी राष्ट्रीय कांग्रेस में, भारतीय मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी। जहां प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मात्र 2 मुसलमान जाते हैं, वहीं दूसरा जब होगा उसमें 33 हो जाएंगे और तीसरा आते आते 100 के ऊपर संख्या बढ़ जाएगी भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधियों का। तो भारतीय मुसलमानों में जो लोग हैं जो कांग्रेस पे बिलीव कर रहे हैं, उनका ज्यादा समर्थन किनको है? नरमपंथी धड़े को है। भारतीय मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा उग्रवादी आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये उग्रवादी नेताओं में से ऐसे नेता हैं, चाहे वो अरविंदो घोष हों, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हों, इन्होंने एक कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जिससे
जिससे मुसलमानों को लगा कि ये हिंदू धर्म का ही पक्ष ले रहे हैं, और इन्हीं के कुछ गतिविधियों के कारण कांग्रेस के ऊपर जो है हिंदुओं का पार्टी होने का ठप्पा भी लगा। सर सैयद अहमद खां हो या बाकी नेता हैं, कुछ अंग्रेज भी हैं, ये कोशिश में लगे रहे कि कांग्रेस के ऊपर हिंदूवादी पार्टी होने का ठप्पा लगा दिया जाए। तो इनकी, जैसे अरविंदो घोष ने कहा कि भाई भारतीय राष्ट्रीयता सिर्फ हिंदू धर्म से ही आ सकती है, भारतीय राष्ट्रीयता सिर्फ हिंदू धर्म से ही जागृत हो सकती है, ये स्टेटमेंट भारतीय मुसलमानों को पसंद नहीं आया। या बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति उत्सव मनाना, या फिर जो है शिवाजी उत्सव मनाना, या फिर यहाँ पे हिंदुओं को एक तरह से संगठित करना, हालांकि इसके पीछे तिलक का अपना उद्देश्य था कि कैसे जो है भारतीय जनमानस में हम राष्ट्रीयता को जागृत करें, कैसे लोगों को इकट्ठा करें, चीज़ों को समझाएं कि क्या करने की आवश्यकता है, लोगों को अंग्रेजों की नीतियों का जो है जो एक कुरूप पक्ष है, एक ब्लैक साइड है, उसको दिखाने की कोशिश की जाए। तो उन्होंने लोगों को संगठित करने की कोशिश की इन आयोजनों के माध्यम से, चाहे वो गणपति उत्सव हो, चाहे वो शिवाजी उत्सव हो, उसके थ्रू उन्होंने एक तरह से इस उत्सव के माध्यम से लोगों को जागृत करने का कार्य किया। हालांकि ये दिखा किस तौर पे कि ये हिंदू लोगों को संगठित किया जा रहा है। इसके अलावा गौ रक्षा पर भी बाल गंगाधर तिलक का काफी तीखा जो है रुख रहा, गौ रक्षा पर भी, गौ हत्या पर भी इनका काफी तीखा रुख रहा। इसके कारण भारतीय मुसलमान जो है उग्रवादी धड़े से काफी दूर रहे। तो ये ऑप्शन था सर सैयद अहमद खां का उन पर प्रभाव नहीं, ये नहीं होगा। हालांकि सर सैयद अहमद का शुरुआत से ही कांग्रेस के विरोध में रहे। कांग्रेस का विरोध करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर देशभक्त एसोसिएशन बनाई थी, जो कांग्रेस का विरोध करती थी। तो सर सैयद अहमद खां का उन पर प्रभाव ऐसा कुछ नहीं था। उग्रवादी नेताओं का मुसलमान विरोधी दृष्टिकोण, उग्रवादी नेताओं ने हिंदुओं को संगठित करने का कार्य किया, लेकिन मुसलमानों के विरोध में कभी नहीं किया काम। ऐसा उनका कोई ऐसा जो है कार्य नहीं रहा जो मुसलमानों के विरोध में हो। उन्होंने मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहा, उनके विरोध में कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने हाँ ऐसी नीतियां जरूर अपनाई, अब ये जानबूझ के अपनाई गई या एक तरीके से इनकी प्लान तरीका था कि कहीं कोई तो एक सेक्शन जो है वो संगठित हो जाए। तो उन्होंने हिंदू पक्ष को संगठित करने की कोशिश करी है अपनी नीतियों द्वारा। तो इसके ऊपर भी अपनी बहस किया जा सकता है, डिबेट किया जा सकता है। तो एक तरीके से विरोधी दृष्टिकोण तो कतई नहीं है। मुस्लिम आकांक्षा के प्रति उदासीनता की भाव, ऐसा भी नहीं है कि उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम आकांक्षा के प्रति जो है उदासीनता रही है। वो भारत को एक भारत के तौर पे देख रहे हैं, वो भारत को हिंदू और मुस्लिम के तौर पे नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उनकी नीतियों के तौर पे, नीतियों के आधार पे उनको सिर्फ जज नहीं किया जाए कि उनकी नीतियां ऐसी रही जिससे हिंदू संगठित हुए, सिर्फ उसके आधार पे हम उनको जज नहीं कर सकते। उसके आधार पे ही सिर्फ उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। उनकी कोई ऐसी उदासीनता की भाव नहीं थी। हाँ ये जरूर थी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति। हमेशा वो इस चीज़ को एम्फेसाइज करते रहे कि हम कहाँ से उठ के आए हैं, कैसी वैदिक कल्चर हमारे बाल गंगाधर तिलक ने तो पुस्तक लिख दिया जिसपे उन्होंने इस पक्ष को साबित करने की कोशिश की कि आर्यंस आए कहाँ से हैं, ना, आर्यंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो आर्यन ये वैदिक कल्चर हो वो आया कहाँ से है। तो एक तरीके से इन्होंने अपने प्राचीन जो इतिहास है, जो वैदिक इतिहास है, उसको फिर से याद करने की कोशिश करी है, लोगों को याद कराने की कोशिश करी है। तो बार बार ये अपने जो है ना अतीत को बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रजा को, अपने हिंदू लोगों को। तो ये जो है मुसलमानों को जरूर पसंद नहीं आया होगा। तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत रागने की अलिपि नीति जो है वो, उसके कारण जो है भारतीय मुसलमान उग्रवादी आंदोलन की तरफ आकर्षित नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, असर्शन ओरिजिन का क्वेश्चन है। असर्शन है, स्टेटमेंट है, बाल गंगाधर तिलक वॉज ए कम्युनलिस्ट। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिक थे। सांप्रदायिक थे क्या? नहीं जी, कतई नहीं। सांप्रदायिक तो है नहीं, इसलिए क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के विरोध में कोई कार्य नहीं किया, मुसलमानों को कतई साइडलाइन नहीं करना चाहते थे। हाँ, एक ब्राह्मण है और हिंदू है, और हिंदू के तौर पर उन्होंने हिंदू को संगठित जरूर किया, लेकिन मुसलमानों के विरोध में नहीं किया। ये संगठन किसके विरोध में था? यह अंग्रेजों के विरोध में था। तो सांप्रदायिक कतई नहीं थे ये। उन्होंने धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, ये सही है। उन्होंने धर्म को, जैसे गणपति उत्सव मनाना, उन्होंने इसको राजनीतिक पैतरे के तौर पे इस्तेमाल किया, अंग्रेजों के विरोध इस्तेमाल किया, लोगों को संगठित करके अंग्रेजों के विरोध खड़ा किया, है ना। या शिवाजी महोत्सव,
तो इस तरीके से उन्होंने राजनीतिक हथियार के रूप में, तो ए गलत है, आर सही है। असर्शन गलत है और रीजन सही है। असर्शन ए सही, सॉरी ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन डी हमारा होगा, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, Who among the following rejuvenated the Ganpati festival of Maharashtra in such a way that it became a national festival and became political in nature? निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव को इस प्रकार पुनर्जीवित किया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया और इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? जब भी गणपति उत्सव मनाया जाता है पूरे देश में गणपति पप्पा मौर्य वाला माहौल रहता है। महाराष्ट्र में तो खैर कमाल का माहौल रहता है, पूरे देश में भी मनाया जाता है। और इसको पुनर्जीवित करने का जो में सबसे बड़ा रोल जो रहा वो किसका रहा? बाल गंगाधर तिलक का रहा। और इसी उत्सव के माध्यम से लोगों को संगठित करने का कार्य किया राजनीतिक रूप से। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की उपाधि क्या आपको पता है ना? लोकमान्य। क्या है? लोकमान्य। ये लोकमान्य की उपाधि कब मिली? जब उन्होंने 1897-98 में, जब 1897-98 में उन्होंने कर न देने का आंदोलन चलाया और लोगों को संगठित किया, कर न देने का आंदोलन चलाया। इसके पश्चात इन्हें लोकमान्य, जनमानस ने कर न देने का आंदोलन, इसके पश्चात इन्हें जनमानस ने, प्रजा ने, पब्लिक ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। बाल गंगाधर तिलक प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो पत्रकारिता के कारण जो है जेल गए। प्रथम भारतीय हैं जो पत्रकारिता के कारण, जर्नलिज्म के कारण। आज के समय का माहौल देख लो, जो है ज्यादा कटु आलोचना करोगे अपने पॉलिटिक्स, अपने लेखों में, अपने वीडियोस में, तो जेल जाने की नौबत तक आ सकती है। आपके ऊपर जो है एनएसए लगा दिया जाएगा। आपके ऊपर फेक न्यूज अभी आया, एक आ रहा है विधेयक लाने की कोशिश की जा रही है जहां पे फेक न्यूज फैलाने का आरोप में जो है कठोर दंड देने की प्रावधान की जाएगी। अब फेक न्यूज का आधार क्या होगा, फेक न्यूज किस आधार पे जज किया जाएगा, ये तो भगवान जाने। एक तरीके से सोशल मीडिया पे जो जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म चल रहा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार की आलोचना बंद की जाए। कभी तक तानाशाह को हमेशा लगता है कि वो पहला तानाशाह है, लेकिन तानाशाह का अंत हो जाता है एक दिन। हिटलर का भी अंत हो गया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर लोकमान्य तिलक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पत्रकारिता कारण जेल जाएंगे। 18 माह का सजा होगा। जब उन्होंने कोल्हापुर के राजा के साथ दुर्व्यवहार करने को लेकर के अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया था, तब उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके 1893 में उनको 18 माह का सजा सुनाया गया था। गणपति उत्सव कब से मनाया जा रहा है? 1893 से। इन्होंने 1893 में पहली बार गणपति उत्सव मनाया और 1895 से शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। नंबर 18 क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम्स कैरिड बियर ऑफ बाल गंगाधर तिलक अलॉन्ग विद द महात्मा गांधी? निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई? आपको पता है कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो कहा गया है कि किसने अर्थी उठाई है महात्मा गांधी के साथ मिलके? तो महात्मा गांधी के साथ मिलके जो अर्थी उठाने वाले व्यक्ति हैं वो है शौकत अली। कौन है? शौकत अली। और शौकत अली के साथ एक और मुस्लिम नेता हैं, उनका नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू यही वो व्यक्ति हैं जिनको रॉलेट एक्ट के समय गिरफ्तार किया गया था और जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में इनके गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पे जो है चल रहा था एक सभा, और सभा में जो है गोलियां चली थी। इसके अलावा जो है ये दो व्यक्ति, तो ये क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के अतिरिक्त शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने उनकी अर्थी उठाई थी, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। और एक और व्यक्ति है, नाम है इनका हसरत मोहानी। बहुत बड़े जो है ना लीडर रहे हैं हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने जो है शोक संदेश पढ़ा था। क्या पढ़ा था? शोक संदेश पढ़ने का कार्य किया था। शोक संदेश पढ़ने का कार्य किया था। तो ये 3 व्यक्ति और तीनों ही मुसलमान आपको दिखेंगे। शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर अर्थी उठाई है और हसरत मोहानी ने शोक संदेश पढ़ा है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, Who among the following founded अभिनव भारत एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज? निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत की स्थापना की? अच्छा ठीक है, क्रांतिकारी संगठन 1899 में एक संगठन की स्थापना हुई थी, नाम है इसका मित्र मेला। मित्र मेला का उद्देश्य था गणपति उत्सव को मनाने को लेकर के।
मित्र मेला का जो स्थापना किया गया था वो गणपति उत्सव मनाने को लेकर के किया गया था। ये शुरुआत में रेवोल्यूशनरी संगठन नहीं थी, लेकिन यही संगठन 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गई। इस अभिनव भारत की स्थापना की थी विनय दामोदर सावरकर ने। किसने की थी? विनय दामोदर सावरकर ने। विनय दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, जो आज के समय के जो सत्तागत पार्टी है उनके विचारधारा को, इन्हीं के विचारधारा को फॉलो करने वाली पार्टी है। तो विनय दामोदर सावरकर जो है, इनका नाम बाद में गांधी की हत्या में भी आएगा, लेकिन सबूत कम होने के सबूत के अभाव में ये छूट जाएंगे। तो अभिनव भारत की इन्होंने स्थापना की है। हालांकि 1906 में ये लंदन चले जाएंगे, तो लंदन जाने के बाद भी अभिनव भारत चलता रहेगा। अभिनव भारत ये गुप्त संगठन थी। इसने अपने एक आदमी को, एक क्रांतिकारी को, इन्होंने एक अपने क्रांतिकारी को बम बनाने के लिए विदेश भी भेजा था। तो अभिनव भारत जो है, इसकी स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर कहाँ है? विनय दामोदर सावरकर, इन्होंने इसकी स्थापना की है अभिनव भारत की। चलिए अगले प्रश्न पे। ये क्रांतिकारी संगठन थी, गुप्त संगठन थी, इस पे एक्शन लिया जाएगा और बाद में वीडी सावरकर जो है लंदन से गिरफ्तार करके भी आएंगे और गिरफ्तार करने के क्रम में ही वो भागने की कोशिश भी करेंगे और बाद में इनको काला पानी की सजा मिलेगी और काला पानी की सजा के क्रम में ही जो है जो कष्ट सहा उन्होंने, उन्होंने चीज़ें वहाँ पे सही, देखी, सुनी, उसके पश्चात उन्होंने अंग्रेजों से क्षमा याचना किया, उनकी सज़ा माफ़ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखे और अंग्रेजों को वायदा किया कि इसके बाद, जेल से छूटने के बाद, वो कभी भी अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, अंग्रेजों के नीतियों का समर्थन करेंगे। तो जब जेल से उनको माफ़ीनामा मिल जाता है और जेल से निकल के आते हैं, उसके बाद जो है इन्होंने कभी भी अंग्रेजों के विरोध में कोई कार्य नहीं किया और यहाँ तक भी एलिगेशन है कि वीडी सावरकर को अंग्रेजों की तरफ से पेंशन मिलता था 60 रुपये हर माह उनके खर्च के लिए। तो जो है काफ़ी हद तक ये सत्य भी है। विनय दामोदर सावरकर के जीवन को दो हिस्सों में हम करके देख सकते हैं। एक काला पानी सजा के पहले की जीवन, जहाँ पे एक पूर्ण क्रांतिकारी के रूप में उनका जीवन दिखता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कार्य किए हैं। एक हीरोइक एक्टिविटी उन्होंने करने की कोशिश की है। एक संपूर्ण राष्ट्रभक्त के तौर पे उनका स्वरूप दिखता है। लेकिन वहीं जब काला पानी की सज़ा माफ़ होने के बाद वो भारत आते हैं, वो ऑब्वियसली भारत आते हैं रंगून से, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं? रंगून नहीं, अंडमान निकोबार से वापस आते हैं, तो क्या दिखता है? दिखता है कि अब यहाँ से वो अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ देंगे और यहीं से उनके विचारों में कट्टरता भी आ जाएगी। उनके विचारों में उन्होंने दो राष्ट्र का सिद्धांत की बात की, उन्होंने भारत का देश हिंदुओं के लिए बताया और हिंदुवादी संगठनों की स्थापना में उनका बड़ा उद्देश्य हाथ रहा। तो यहाँ पर कौन होगा? अभिनव भारत, वीडी सावरकर होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, Who among the following started the मित्र मेला? तो मित्र मेला की बात की गई है। मित्र मेला का स्थापना 1899 में किया गया था। किसके द्वारा? वीडी सावरकर द्वारा। वीडी सावरकर द्वारा मित्र मेला का स्थापना किया गया था। तो इसमें कुछ था नहीं। मित्र मेला का स्थापना किसने किया है? वीडी सावरकर ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वीडी सावरकर? वीडी सावरकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की है, सही है। 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की है। भारतीय राष्ट्रीयवादियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मैजनी की जीवन लिखी है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। 1906 में उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण देती है। यह पहली ऐसी पुस्तक है जिसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। और ये भी कहाँ लिखा था? उन्होंने लंदन में लिखा था, इंडिया हाउस में बैठ के। लंदन में लिखा था, कहाँ पे बैठ के? इंडिया हाउस में बैठ के। और इंडिया हाउस का स्थापना किसने किया था? इंडिया हाउस का स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। तो उन्होंने कब लिखा था ये? 1909 में। 1909 में यह पुस्तक लिखी गई थी। 1857 स्वतंत्रता संग्राम 1857। अंग्रेजों के कैद से भागने के लिए वो चलते जहाज से कूद पड़े थे। हाँ, ये भी सही है, लेकिन हालांकि वो पकड़े गए थे तो यहीं से उनको काला पानी की सजा के लिए भेज दिया जाता है। तो चारों ही ऑप्शन सही है। तो चारों ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 3 और 4 नहीं होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि चारों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 चारों ही स्टेटमेंट हमारे
सही हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द अनुशीलन समिति वॉज, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित एक संस्था थी, या विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने की संस्था थी, मजदूरों के कल्याण के लिए संस्था थी, या एक क्रांतिकारी संगठन थी? अनुशीलन समिति का स्थापना 1906 में किया जाएगा। अनुशीलन समिति का स्थापना 1906 में किया जाएगा। किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त ये विवेकानंद के छोटे भाई हैं, और बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा। किसके द्वारा? बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा। बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा। इसी ने एक पत्रिका भी निकाला, और वो पत्रिका क्या था? युगांतर। इस संस्था का एक पत्रिका था, वो क्या था? युगांतर। एक और खुलेगा, ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति का स्थापना किया प्रमथनाथ मित्रा, प्रमन्नाथ मित्रा, या पी मित्रा भी कहते हैं इनको, और पुलिन दास ने। पुलिन दास ने। तो सिर्फ अनुशीलन समिति जब बोले तो क्या हो जाएगा? भूपेंद्र नाथ दत्त या बारिंद्र कुमार घोष, और इधर हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति, तो पी मित्रा और पुलिन दास। तो ये क्या थी? क्रांतिकारी संगठन थी। क्या थी? क्रांतिकारी संगठन थी, गुप्त संगठन थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखें जरा सा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओके, तो चटगांव शस्त्रागार हमला है ना, तो सूर्य कुमार सेन एक सही है, एकदम सही है। इन्होंने ही जो है एक संगठन, एक जो है क्रांतिकारियों का संगठन स्थापित किया था और हमला किया था सूर्य सेन के अलावा इसमें कल्पना दत्त भी थी। कल्पना दत्त को बाद में आजीवन कारावास भी मिलेगा। कल्पना दत्त भी थी महिला के तौर पे। काकोरी षड्यंत्र, बीडी सावरकर नहीं, बीडी सावरकर नहीं है। काकोरी षड्यंत्र में तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। क्या थे? राम प्रसाद बिस्मिल। इसके अतिरिक्त और भी लोग थे, लेकिन प्रमुख कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास ठीक है। गदर पार्टी दादा हरदयाल ठीक है। तो काकोरी कांड यही तो सुमेलित नहीं है। काकोरी कांड वाला सुमेलित नहीं है। यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, अशफाकुल्ला खां होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन बी, काकोरी कांड बीडी सावरकर नहीं होगा। अगले तो ये लिख लेना, चटगांव शस्त्रागार हमला किसने किया था? सूर्य कुमार सेन। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, और गदर पार्टी दादा हरदयाल। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? चलो भाई। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अच्छा, जतिन दास भूख हड़ताल से, हाँ जतिन दास भूख हड़ताल से ही मरे थे। जो अपने मांगों को लेकर के भूख हड़ताल किया गया था, और उसमें जतिन दास की 67 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। तो जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी। हाँ सही है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे। उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी जब उन्होंने कोई चारा नहीं देखा उन्होंने पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने लास्ट गोली से अपनी हत्या कर ली थी। भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया गया था और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था। तो ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब चारों ही सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। चारों ही ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विद्रोही समूह जो का गठन किसने किया था? सूर्य सेन, सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, राम प्रसाद बिस्मिल, सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ओके, तो पंजाब नौजवान भारत सभा, ये सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है चंद्रशेखर आजाद द्वारा स्थापित जो है वो नहीं किया गया था। तो ये हमारा सही सुमेलित। अच्छा, कौन सा सुमेलित है? तो इसमें तो अच्छा सही सुमेलित है। चलो, तो इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलो, उपरोक्त में से एक से अधिक जो है लगभग सभी जो है एक दूसरे से सही है। अच्छा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो चारों ही हमारे स्टेटमेंट सही हैं, हमारे चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चारों ही तो याद कर लो, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। विद्रोही समूह सूर्य सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद, और पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। इसी पंजाब नौजवान भारत सभा के नेतृत्व में बैनर तले साइमन कमीशन का विरोध किया गया था।
और उसी दौरान जो है लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को घायल होना पड़ा, और उस दौरान भगत सिंह थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ही उन्होंने लिया था, शायद जिसके कारण से वो फांसी पे चढ़े थे। वहीं केस था, जिस केस में सुनवाई चल रही थी उसमें तो वो बरी हो गए थे, बाद में उस केस में पकड़े, उस केस में उनको फांसी की सजा हो गई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो कोट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, सही है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, गांधी से मतभेद होने के कारण उन्होंने अध्यक्षता के पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है, 1939 में। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ये भी सही है, दोनों ही सही है, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों, दोनों ही सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में चंद्रशेखर आजाद भी हैं, भगत सिंह भी, और भी, क्योंकि इसमें तो ये फिरोजशाह कोटला में इसका जो है मीटिंग हुआ था और उसी मीटिंग में जो है इसकी स्थापना की गई थी, फिरोजशाह कोटला में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वीमेन रेवोल्यूशनरी फायर्ड एट द ब्रिटिश गवर्नर जनरल व्हाइल रिसीविंग हर डिग्री एट द कॉन्वोकेशन। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री प्राप्त करते वक्त ब्रिटिश गवर्नर जनरल पे गोली चला दी? ये थी शांति घोष। कौन थी? शांति घोष ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल पे वो गई थी अपनी डिग्री कलेक्ट करने कन्वोकेशन में, और वहीं पर उन्होंने गोली चला दी। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द यंगेस्ट मार्टर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वाज। स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कम उम्र का शहीद कौन था? आपको पता है ये कांड हुआ था मुजफ्फरपुर, बिहार में, मुजफ्फरपुर। इसमें दो क्रांतिकारी थे, एक थे खुदीराम बोस और दूसरे प्रफुल्ल चाकी। कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। क्योंकि 1908 में स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, और स्वदेशी आंदोलन जब असफल हो गया तो इनका मोह भंग हो गया उग्रवादियों से भी, उग्रवादी नेताओं से भी, और इन्होंने स्वयं से कुछ करने की ठानी और उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम तो अपने लेवल से अंग्रेजों को भारत से भगाएंगे। तो उन्होंने 1908 में यह कांड किया। 1908 में उन्होंने मुजफ्फरपुर के जज किंग कैनेडी के बग्गी पर उन्होंने हमला किया, और बग्गी पर जो मुजफ्फरपुर के जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज, उन पर हमला किया गया। लेकिन उसमें संजोग से जज साहब नहीं थे, उसमें एक वकील और जो है उनकी पत्नी बैठी थी, और संजोग से ये वकील जो है स्वदेशी आंदोलन के समर्थक रहे हैं। ये वकील साहब जो स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे, तो इन्होंने उस बग्गी पे हमला किया और उसमें वकील और उनकी पत्नी मारी गई, और ये फरार हो जाते हैं। खुदीराम बोस पकड़ लिए जाएंगे और फांसी पे लटका दिए जाएंगे। जिस समय फांसी पे लटकाया गया उनका उम्र मात्र 14 वर्ष था, और प्रफुल्ल चाकी जो है वो बाद में पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न की, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर में एक चौक भी है, ठीक है ना, एक चौराहे का नाम रखा गया है उनके नाम पर। क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन अप्रैल 8, 1929। निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? देखिए अंग्रेज सुनने वाला नहीं है, ये बहरी है, इनको जगाना पड़ेगा, इनको सुनाना पड़ेगा। इनका इंटेंशन लोगों को मारना नहीं था बम मार के, इन्होंने वैसे जगह फेंका जहां से लोगों को हानि नहीं हुई, और मारने के बाद उन्होंने सैकड़ों पर्चियां फेंकी, पैम्पलेट फेंकी, और उन्होंने गिरफ्तारी स्वयं से दे दी। कौन थे? एक तो भगत सिंह थे और दूसरे बटुकेश्वर दत्त थे। 1 और 4 कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों ने मिलके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम मारा था। और इसमें बिहार की तरफ से प्रश्न पूछता है कि जब उन्होंने बम मारा तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार का प्रतिनिधि कौन था? तो ये प्रतिनिधि थे अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह जो है उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट प्रश्न है। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्या है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हावड़ा षड्यंत्र केस। सही है, सही है, सही है, ठीक है।
आगरा षड्यंत्र केस, विक्टोरिया षड्यंत्र केस, ये भी सही है, लाहौर षड्यंत्र केस, ये भी सही है, और काकोरी षड्यंत्र केस, ये भी सही है। तो चारों ही सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारा प्रश्न आज का खत्म हो जाता है। आप आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होंगी, और आपको यदि अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ नए हैं तो इसका नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है, और लाइक तो करना ही करना है, ये आपसे आग्रह है, विनती है। इसी के साथ लेता हूँ आज के क्लास से विदा, आज के लेक्चर से विदा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जो होगा बिहार स्पेशल, राइज ऑफ मगध मौर्यन एम्पायर का सेकंड पार्ट अगले लेक्चर में लेके आ रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठे रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। एंजॉय योर वीडियो। थैंक यू।